ये 7 दिन का जो कैंपेन का मेरा दौरा रहा, मैं अपनी जगह मानता हूँ कि मेरे लिए ये एक नहायती कामयाब दौरा रहा। उम्मीद से ज़्यादा लोगों की हमारे प्रोग्रामों में शिरकत और उनके तरफ से जो प्यार और मोहब्बत मुझे देखने को मिला, मैं उसके लिए उन सब का ज़ाती तौर शुक्रगुजार हूँ। कोशिश मैंने की कि जहाँ तक हो सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं कवर करूं। अब जाहिर सी बात है कि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन कोशिश तो मेरी मुकम्मल तौर ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर करूं। तमाम असेंबली सेगमेंट्स जो हैं उनको कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन हर असेंबली सेगमेंट मासिवाय टंगधार के मेरे प्रोग्राम हुए। इंशाल्लाह कल 2 दिन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब वो टंगधार आ रहे हैं मेरे लिए कैंपेन करने के लिए, और मैं अब अपना कैंपेन जो है यहाँ से शिफ्ट करके जो बाकी अब 6 दिन रह गए हैं मुझे, इन 6 दिनों में अब मैं बारामूला, बांडीपुर और बड़गाम के ज़िले कवर करूँगा। मैं कुपवारा ज़िले के वोटरों को यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी तकरीरों में उन्हें कहा है कि मैं एक मौका चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी और उनकी खिदमत करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो मुझे मौका मिलेगा यहाँ काम करने का, और काम के ज़रिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि जो प्यार और मोहब्बत मुझे मिला है मैं वाकई उस लायक हूँ। An election is between all candidates. Until the last vote is cast, nobody can say who the election is between. And I crossed some of his events from time to time. I also saw decent participation in those events. Now, we'll wait to see. There are still 6 more days of campaigning to go. This constituency is made up of 18 assembly segments. Statehood हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है ना, स्टेटहुड हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्टेटहुड के लिए नहीं लड़ रहे हैं। स्टेटहुड तो हमें मिल ही जाएगा, हम उस चीज़ पे क्यों लोगों का वक्त ज़ाया करें, जिसके लिए तो पहले ही वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला अगर उनको हिंदुस्तान के लोग जो हैं दोबारा चुनते हैं, जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा जो है नामुमकिन लगना शुरू हो गया है, लेकिन अगर किसी वजह ये वापस आ ही जाते हैं तो इन्होंने पहले ही कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा मिल जाएगा। अगर हुकूमत बदल जाती है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि असेंबली इंतखाबात से पहले ही हमें रियासत का दर्जा जो है और फुल स्टेटहुड हमें रिस्टोर हो जाए। जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट तो होगा ही। इम्पैक्ट उनके लिए होगा जो जीत जाते हैं, शायद जो इस इलेक्शन में पीछे रह जाते हैं उनके लिए इम्पैक्ट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 2 महीने भी नहीं हैं। जून में ये इस इलेक्शन के नतीजे निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में असेंबली के जो हैं इलेक्शन वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो हर असेंबली सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी और बाकी पार्टियों। तो जाहिर सी बात है हम सियासी मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट के इशू पे भी बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है जितना असेंबली का है। और जहां हमें मालूम है कि 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन होगा, उसमें डेवलपमेंट की ज़्यादा बात होगी। इसमें जानबूझ के हम डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बड़ा पॉलिटिकल इशू है सेंटर को लेके, वो हमारे लिए एक मुद्दा है। आपने पीडीपी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान सुना है? मैंने तो इनका ऑपोजिट सुना है। मुझे तो खबर आई, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है और ये अफवाहों का जो है मतलब इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और उनका अपना उम्मीदवार जो है मैदान में है और वो अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए आएंगे। मैंने यहाँ तक सुना है कि शायद पीडीपी के सदर महबूबा जी खुद यहाँ आ रही हैं 3 दिन का दौरा करने। तो अगर वो 3 दिन के लिए आ रही हैं
तो वो अपने कैंडिडेट के लिए आ रही होंगी, वो इंजीनियर रशीद साहब के लिए थोड़ी ना आएंगे। मुझे मालूम नहीं अगर इंजीनियर रशीद साहब का कोई बेल का एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। अगर पेंडिंग है तो उस पर सुनवाई होनी चाहिए, और अगर सुनवाई हुई है तो उसका फैसला आना चाहिए। अगर उनका बेल का कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है तो उनको बेल जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जेल में है क्यों। फिलहाल तो कोई, जहाँ तक मुझे मालूम है, उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। अदालत में केस पेश करना तो दूर की बात। तो अगर अभी, और उनको जेल में अभी काफ़ी अरसा हुआ है, 2019 शायद उनको गिरफ्तार किया गया था जब हम थे, उसके बाद से लगातार वो जेल में ही है। इतने साल के बाद अगर आज अभी तक भी आप उनके खिलाफ चार्जेस कोई फ्रेम नहीं कर सके तो उनको बंद रखने का कोई मतलब, कोई जवाजियत ही नहीं है। हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं कि इंजीनियर रशीद को किसने गिरफ्तार करवाया और उनसे बदला कौन ले रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर जून में एक हुकूमत बदली और अगस्त में, सितंबर में हमारी हुकूमत बनी, तो ये जो उसको बंद रखने का सिलसिला है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अगर 1 मिनट के लिए हम मान के चलें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव लाया है कि बस अब लोग पुरानी पार्टियों को भूल गए हैं, तो फिर उनको मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज़ के पीछे छुप के ये इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, फिर तो हम अपनी शायद ज़मानत खो जाते। हमें कौन वोट देता अगर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होता, क्योंकि यहाँ इतना बदलाव आया है, इतनी तरक्की आई है। मुझे 4 दिन हो गए सौगाम में रहे हुए, मुश्किल से कल रात को मैंने बिजली देखी, क्योंकि बार बार मैंने तकरीरों में बिजली का जिक्र किया तो शर्मिंदा होकर आज इन्होंने लाइट छोड़ी। नहीं तो 3 दिन जो है लगातार सौगाम में मैंने कोई बिजली नहीं देखी। बाकी यहाँ का हाल हम सब जानते हैं। कल मैं कैरन से होके आया, सड़क की हालत, मेरी गाड़ी जो है वो मुझे मालूम है मेरी गाड़ी पे क्या गुजरी। वहाँ मोबाइल फ़ोन का टावर है, टावर का सिग्नल दिखता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन चलते नहीं हैं। इसी तरह बाकी जगहों में भी यही हाल है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि अगर सारा कुछ बेहतर है और इतना बदलाव आया है तो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं। क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होते, उनकी जमानत नहीं बचती। आपके पास मेरी तकरीरों के जो है वो रील होंगे, तो देखिए ना, मैंने कहा पाकिस्तान का जिक्र किया। मैंने पाकिस्तान के हवाले से तब बात की जब आप लोगों ने सवाल पूछे। मैंने तकरीर में कहीं पे भी पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। और जहां तक मजहब का सवाल है, मजहब का तो अब हमें जवाब देना ही होगा। जब बीजेपी के तरफ से बार बार मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है, जब बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस चीज का जवाब दें। अगर वो मुसलमानों को जलील करना बंद करें, हम भी इस पे बात करना बंद करेंगे। हमने बार बार कहा है, और हम और किसी की बात नहीं दोहराते, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात दोहराएं, जिनको इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और आगे रहेगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो दोनों मुल्कों की है। मैं सिर्फ इसके लिए दिल्ली की हुकूमत को या मरकज़ की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। इस्लामाबाद को भी जो हमारी जो परेशानियां हैं या जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको दुरुस्त करना होगा और बातचीत के लिए माहौल तैयार करना होगा। मेरी सिर्फ इंडिया ब्लॉक से ये मांग नहीं होगी, आने वाली जो भी हुकूमत होगी, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर जाएं और नॉर्मलसी की तरफ चलें। इलेक्शन डिले करने का अगर के कोई हुकूमत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा लेने के लिए तैयार है तो करें डिले, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन तो बहुत पहले होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए असेंबली इलेक्शन हुए। अगर आप 6 साल का जो हमारा पहला 6 साल का टर्म होता था, अगर उसको ले लें तो 4 साल डिले है। अगर आप बाकी मुल्क की तरह 5 साल का टर्म ले लें तो अभी तक 2 टर्म्स हो जाने चाहिए थे। तो ये जो इलेक्शन, अब इलेक्शन की बात हो रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत। उन्होंने अपने फैसले के दौरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वाज़िया हिदायत दी कि 30 सितंबर से पहले ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसमें डिले की जहाँ तक मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। और जवाजियत क्या है, पहले तो ये कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है। अगर हालात ठीक है, नॉर्मल सी है, तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने तो कागज़ पहले भरे थे ना, हमारा ऐलान तो पहले हुआ था। काश अगर
हमारा मैदान में उतरने से पहले उन्होंने ये बात हमसे की होती। अब मैं खुलेआम कुछ चीज़ों का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। इंजीनियर रशीद साहब के बेटे जानते हैं मेरा इशारा किस चीज़ की तरफ है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से यहाँ मैंडेट का ऐलान होने से पहले ये बात हम तक पहुंचा दी गई होती तो हम ज़रूर इस पे गौर करते। क्यों ना करते। इंजीनियर रशीद साहब के साथ हमने असेंबली में काम किया हुआ और मैं मान के चलता हूँ कि उनके साथ यहाँ के एक फर्द के तरफ से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मैं जगह जगह जहाँ गया मैंने यही कोशिश की कि मैं देखूं ये जो नया कश्मीर की बात होती है, ये जो नए डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ज़मीनी सतह पे मुझे कहीं ये नज़र आए, लेकिन मुझे नया काम कहीं पे नज़र नहीं आया, कहीं पे भी नहीं। मुझे वही काम नज़र आए जो पहले हुआ करते थे। कुछ उनमें से वहीं रह गए जहां हमने 2014 में छोड़ा था, उससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं। टूरिज्म की बात होती है, लेकिन मुझे बताएं ना इस पूरे ज़िले में कौन सा नया टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। यहाँ पे मेरी हुकूमत में हमने बंगस लोलाब धरंगियारी को टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ये इसका अथॉरिटी का वो दिया दर्जा। उसके बाद से कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बैनर और पोस्टर तो ये लगाते हैं बंगस फेस्टिवल, लेकिन बना क्या वहाँ पे। सड़क के हवाले से जो है एक पूरे रूट को ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो है अब रोक के रखा हुआ है। काश हमें जो है 2019 के बाद कुछ बेहतर देखने को मिलता, लेकिन नहीं मिला। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे से मैथ टीचर नितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट, डेंटल सर्जियन, बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्साकाश एंड नारायणा, केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्सन अकेडमी प्लस एजुकेटर ललित सर आपके नीट, आईआईटी जेईई, सीए फाउंडेशन और यूपीएससी फाउंडेशन की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, एसी हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़े। संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर, योर परफेक्ट चॉइस। आज ही संपर्क करें। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।